हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में भी मैं हेल्थ के बारे में ही बात करने वाला हूँ और आपको ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और आखिर तक देखें। और मेरा ऐसा मानना है कि ये ज़रूर आपके परिवार के लिए और आपके लिए सहायक होगा। आपको कुछ अ, मतलब सीखने को भी मिलेगा और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें, उस बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। वैसे फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं जो भी आपको बताऊँगा। पिछले कुछ महीनों में हमने काफ़ी कुछ देखा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में हो या फिर हेल्थ क्राइसिस के बारे में हो। तो जो आजकल की ज़िंदगी है हमारी, इसमें हमारा जो लाइफ है काफ़ी समय मतलब बैठ के ही जाता है। हमारी लाइफ में हम करीब 8-10 घंटे हर दिन बैठे रहते हैं। मतलब मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्समैनशिप मेंटेन करते हैं, दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं, उनको सलाम। वो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख लेते हैं और देश की सेवा में भी लगे रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके स्वास्थ्य में ऐसे छोटी-मोटी बीमारियाँ, छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, एसिडिटी हो गई। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये दिखती तो छोटी हैं और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, तो वो डॉक्टर भी आपको बोलेंगे, "कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। आप क्या करें, आप ये दवाई सुबह ले लें, दोपहर को ले लें, फिर शाम को ले लें।" ऐसे आपको बोलेंगे और आप ठीक हो जाओगे बोलेंगे। बात तो उन्होंने सही कही है, मैं मना नहीं करता। बट डॉक्टर जी ने क्या किया है कि अपनी ड्यूटी एक तरह से आधी निभाई है। उन्होंने आपको इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा मिलेगा इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया है। मेजॉरिटी नहीं बताते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने आपको ये भी नहीं बताया कि अगर आप इन मेडिसिन को नहीं लेंगे तो कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। ये आमतौर पे इसलिए होता है कि डॉक्टर हमारे देश में बहुत कम है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ओवरबर्डन्ड है, उन पे लोड बहुत ज़्यादा है। हमारी जनसंख्या 130-40 करोड़ की है और डॉक्टर्स कुछ शायद ही मतलब लाखों के तादाद में होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो इस वजह से डॉक्टर के पास हमेशा टाइम कम रहता है और वो इन चीज़ों को कभी नहीं ध्यान देते और हमें कभी बताते नहीं। बट ये जो चीज़ें हैं इनकी कीमत, अगर आप नज़रअंदाज करें, तो इनकी कीमत जो आपको चुकानी पड़ती है वो काफ़ी भारी होती है, काफ़ी बड़ी पेनल्टी होती है। इसलिए मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे परिवार ने भी इसकी काफ़ी बड़ी कीमत चुकाई है और मैंने ऐसे कई परिवार को बर्बाद होते हुए, मतलब दुःख भरी ज़िंदगी जीते हुए मैंने देखा भी है। तो इसलिए इस विषय पर मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी लगा और मैं इस वीडियो को 3 भाषा में बना रहा हूँ, उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी। तो आप जिस किसी भी भाषा में फ़ैमिलियर हों, उस भाषा की वीडियो को देखें और मैं जो संवाद देना चाहता हूँ, उसके बारे में आप ज़रा गौर फरमाइए। तो अगर आप ऐसे चीज़ों को नज़रअंदाज करें, इनको थोड़ा ओवरलुक कर दें, तो क्या हो सकता है? मान लीजिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो हाई ब्लड प्रेशर है मतलब क्या है उसका? जो आपका स्नायु तंत्र है, मतलब आपके नर्व्स का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी जो खून पेशिकाएं हैं, जो आपके खून को बह के हर जगह, हर कोने-कोने में, शरीर के कोने-कोने में पहुंचाती है, ब्रेन में पहुंचाती है, हाथ में पहुंचाती है, पैर में पहुंचाती है, हर जगह तक पहुंचाती है और न्यूट्रिशन सबको मिलती है। ये जो पेशिकाएं हैं वो टाइट हो जाती हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट है, आपका जो उसकी जो बीट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम स्पीड में ही चलती रहती हैं। मतलब वो उसी स्पीड में ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड को भेज रहा है। किंतु जो आपकी जो ये पाथवेज हैं, ये जो पाइप्स हैं, ये पाइप्स जो हैं कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से टाइट हो गई हैं, अंदर से जंग हो गई है, अंदर से जंग लग गई है इन्हें। तो जो इनकी कैरिंग कैपेसिटी है एक तरह से कम हो गई है, बट उन्हें उतना ही कैरी करना है।
तो इसका मतलब ये है कि उन पे प्रेशर ज़्यादा है। और मान लीजिए ये प्रेशर कितने देर तक सहेंगी, एक समय आएगा जब ये फट जाएंगी। आप एक बैलून का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप बैलून को फुलाए, बड़े करे, तो कितना बड़ा होगा, वो इतना बड़ा होगा, छोटा था इतना बड़ा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ, आखिरकार वो फूटेगा अगर आप उसको एक लिमिट से ज़्यादा हद तक प्रेशर देंगे तो। उसी तरह यहाँ पे हमारे शरीर में भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं शरीर में ये जो पाथवेज हैं, पाइप्स हैं, ये फट जाएंगी। फट जाएंगे मतलब क्या होगा, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब हमारी शरीर की जो ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है। नॉर्मली आपको कहीं चोट होती है तो खून बहने लगता है, और खून क्या करता है, खून वहां पे एक जमाट, एक एक मतलब टाइट हो जाता है वहां पे। तो उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो या खून का बहना जो है रुक जाता है। रुकने से ब्लड लॉस आपको कम होता है और आप फिर उसके बाद धीरे धीरे उस घाव को ठीक होते हुए देखते हैं। मान लीजिए यही जो घाव, यही जो डैमेज यही अंदर हुआ, ब्रेन के अंदर हो गया। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई है और इसके वजह से आपके ब्रेन के अंदर एक नर्व डैमेज हो गया, तब क्या होगा, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होगा, फिर से आपके ब्लड निकलेंगी वहां पे बहुत ज्यादा, फिर वो क्लॉट हो जाएंगी। क्लॉट हो जाएंगी मतलब वो जो पाथवे था, जिस पाथवे में इस कोने से उस कोने में, या फिर आपके हार्ट से जो ब्लड पंप होके ब्रेन के कोने कोने में पहुंच रही थी, वो बंद हो जाएगी। मतलब वो एक जो नर्व किसी एक एरिया को न्यूट्रिशन दे रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, वो अब और दे नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि उन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और हमारी ब्रेन सेल्स जो हैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन सेल्स मरने शुरू कर देंगे तत्क्षणात। मतलब उसी क्षण आपका जो ब्रेन है डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब किसी भी व्यक्ति को स्ट्रोक होता है तो उनका ब्रेन इंस्टेंटली डैमेज होता है, और उस डैमेज को हम देख सकते हैं लाइव, कैसे उनका एक साइड, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, बेस्ड ऑन कहाँ पे उनका डैमेज हुआ है दिमाग में, लेफ्ट साइड या राइट साइड में। अगर राइट साइड में डैमेज हुआ है तो लेफ्ट साइड में पैरालिसिस देखने को मिलती है, उनके हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं, उनकी ताकत कम हो जाती है। उसी तरह अगर लेफ्ट में हुआ है तो राइट साइड में ताकत कम हो जाती है। इसलिए हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेनल्टी जो है बहुत बड़ी है। पैरालिसिस जो आती है इतने कम समय से आ जाती है, 1-2 मिनट के अंदर आ जाती है, बट उसको जाते जाते कई महीने लग जाते हैं, कई बार जिंदगी लग जाती है, आपकी जाती नहीं है। जो ये जो मामला है, काफ़ी गंभीर मामला है, इस पे आप थोड़ा ज़रा गौर फरमाइए। उसी तरह हार्ट अटैक भी होता है, जब यही नर्व का फटना अगर हार्ट में हो गया तो हार्ट अटैक हो जाता है। और अगर आपको ब्लड शुगर है, हाई ब्लड शुगर है, मान लीजिए ब्लड शुगर मतलब मधुमेह, मधुमेह अगर ज्यादा है, आपको आपके अंदर शुगर का परिमाण, शुगर की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, उससे क्या होगा, उससे आपके आंखें डैमेज हो सकती है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। अगर काफी दिनों तक ऐसे आपका चलता रहा, आप मेडिसिन नहीं खाए या आप नजरअंदाज कर दिए, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, तो आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं पूरी तरह से। आपकी आंखें आप खो सकते हैं, किडनी आप खो सकते हैं। तो ये छोटी बातें नहीं है, मतलब बातें तो छोटी है, एक एक टैबलेट खाएंगे तो ठीक हो जाती है। और दूसरी बात ये भी थी, मैंने शुरू में आपको बताया था कि डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं उसके बारे में भी आपको नहीं बताए, और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी नहीं बताए। तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें। तो मेरा ऐसा मानना है कि, मेरा नहीं, तकरीबन सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स मुझे यही एडवाइस दिए हैं कि अगर किसी को ऐसे बीपी, शुगर, एसिडिटी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उन्हें अपने बीपी, शुगर और एसिडिटी के लेवल्स को मॉनिटर करना रहता है कंटिन्यूसली। तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने नज़दीकी अस्पताल जाएं, उनसे बात करें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप एनीवे आप जाते हैं उनके पास किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो तकरीबन सारे डॉक्टर आपका बीपी पहले चेक करते हैं, क्योंकि बीपी बहुत क्रिटिकल रहता है हमारे हेल्थ को स्टेबल रखने में। फिर अगर बीपी में कुछ
ज़्यादा फर्क नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर अगला चेक जो होता है नॉर्मली शुगर का होता है। कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम शुगर की वजह से होते हैं। तो इन दोनों को आप मॉनिटर करें। अगर आपके पास उतनी फाइनेंशियल एबिलिटी है, मतलब आप फाइनेंशियली ठीक हैं, साउंड हैं, और आप अफोर्ड कर सकते हैं 4-5 हज़ार 10 हज़ार के साइंटिफिक सामान आपके घर में रखना, तो वो मशीन बीपी और शुगर नापने की मशीन जो है आप घर पे लाके रख सकते हैं। वो 2-3 हज़ार में मिल जाते हैं। आप अगर एज हैं, आपको पता नहीं है कैसे खरीदना, कैसे कहाँ पे मिलता है, तो आप क्या करें, अपने बच्चों को बताइए कैसे ये मशीन काम करती है, पता करो और घर पे लाओ एक, हम चेक करते हैं हमारा। ये आप कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने किसी दोस्त को बोल सकते हैं और उन्हें आप चेक करने बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई क्या करना चाहिए। और अगर हम अगली बात करते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ी संपदा है, सबसे सबसे महत्वपूर्ण संपदा है हमारे जीवन में। तो इस पर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, जबकि आमतौर पे लोग सबसे ज्यादा पैसों के ऊपर ध्यान देते हैं। मुझे हंसी आती है, बट हमें सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 4,000-5,000 की मशीन खरीद लेने से हम गरीब नहीं हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग शायद उतना अफोर्ड नहीं कर पाए, मैं मना नहीं करता, बट मेजोरिटी जो मिडिल क्लास हैं, जो लोग मोबाइल फोन में अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर अफोर्ड कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो उन्हें, उन बच्चों को, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए और अपने पेरेंट्स के हेल्थ के लिए ऐसे कुछ मशीन घर पे लाके रखना चाहिए, जिससे आप बीपी और शुगर मॉनिटर कर रहे हैं। और उनका हर एक का एक नॉर्मल रेंज रहता है, सबके बारे में आप पता कीजिए, डॉक्टर से पूछ सकते हैं या नर्स से भी पूछ सकते हैं, वो बता देंगे आपको खुशी से। तो वो पता करें आप, और उस नॉर्मल रेंज में आपके पिता का, आपके माता का, आपके दादा का, आपके नाना का, जो कोई भी आपके घर में रहते हैं, ऐसे बड़े लोग जो खुद का केयर खुद से नहीं ले पाए, उनका आप जरूर ध्यान दें। हाँ, ये बात भी है कि आजकल की जो पीढ़ी है, जो मेरी पीढ़ी है, या मेरे से 5 साल 10 साल छोटे, या मेरे से 5 साल 10 साल बड़े जो लोग हैं, वो इतना अपने जिंदगी में, अपने क्या बोले, ऑफिसेस में इतना व्यस्त रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास हमेशा समय नहीं रहता कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रख पाए। तो इसलिए कुछ हद तक ये एक्सपेक्ट करना ठीक है कि अपने बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे ऐसे पेरेंट्स की तरफ से। बट ये भी सच है कि आपका स्वास्थ्य है और आपको खुद इस स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं उन पेरेंट्स से कह रहा हूँ जो लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठते हैं कि मेरा स्वास्थ्य मेरा बच्चा देखेगा, क्योंकि मैंने उस समय मेरे माता पिता का ख्याल रखा था। ये बात सच है, बट आजकल की जो पीढ़ी है एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। आजकल की पीढ़ी मेजोरिटी वर्किंग क्लास है, वो भी कहीं दूर दराज के इलाकों में करते हैं। आप रहते होंगे भुवनेश्वर में, कोई आपका बच्चा होगा वो रहता होगा दिल्ली में। वो दिल्ली में रह के आपका कैसे ख्याल रखे? हाँ, आपको बता सकता है फोन करके, वीडियो कॉल करके कि आप ख्याल रखिए, जैसे मैं करता हूँ अपने माता पिता के साथ। मैं उन्हें बोलते रहता हूँ, हर हफ्ते 2-3 बार कम से कम बोलता हूँ कि आप बीपी शुगर चेक कीजिए। अगर आप इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी, मतलब कमी या बढ़ाव अगर ऐसे देखते हैं, तो ज़रूर आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। ये मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, ये मेरी एक आदत ही बन चुकी है। तो ये हमें करना चाहिए। और ये बात भी सच है कि कोई भी पेरेंट, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अपने लापरवाही के वजह से सफर, मतलब गंदी परिस्थितियों से गुजरने देना नहीं चाहेंगे। अगर आपके शरीर को कुछ होता है तो आपके सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा? आप तो होंगे ही होंगे, आपका बच्चा होगा। तो एटलीस्ट आपके बच्चे के खातिर आप अपना ख्याल रखिए, ये मेरा कहना है। तो मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, आपको लगता होगा, बट मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ जिससे मैं शायद आपको कन्विंस कर लूँ कि आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, खास करके ये बीपी शुगर और एसिडिटी ऐसे चीज़ों का। तो पहले तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए, इन चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए हमें एक एक्टिव लाइफस्टाइल लानी पड़ती है।
हमें डेली वॉकिंग करनी पड़ती है, वॉक करनी पड़ती है। कुछ लेडीज होंगी जो मे बी अबव 40 एज के बाद उनको बोन में प्रॉब्लम होता होगा, तो उनके लिए कुछ दूसरे तरीके होंगे जिस तरह से वो एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकती हैं, क्योंकि बोन में पेन की वजह से वो ज़्यादा वॉक नहीं कर पाएंगी। उनके थाइस उनको थोड़ा मोटापा ओबेसिटी हो गया होगा तो उनके थाइस में प्रॉब्लम होती होंगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसके लिए आप कैसे उसको हैंडल करें, इसलिए आप एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से बात करें, जो फिटनेस एक्सपर्ट्स रहते हैं उनसे बात करें, उनसे सुझाव लें कि कैसे अपनी ज़िंदगी को सुधारें, कि आप अपने बीपी और शुगर के लेवल्स को, एसिडिटी को हटाएं अपने जीवन से। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कुछ कर रहे हैं बोल के आप अपने मेडिसिन को एकदम बंद कर दें। ये ज़रूर, मतलब ये बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर ये आप करेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा, आपको भी, आपके बच्चों को भी, आपके बैंक अकाउंट को भी। तो पिछले जनवरी में एक घटना हुई जो मेरे परिवार को मतलब तितर बितर करके रख दी, मतलब पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया। मतलब हमारी जिंदगी पूरी क्या बोले, एक आराम सी लाइफस्टाइल चल रही थी, वहां से एक ऑलमोस्ट रोड पे लाके खड़ा कर दिया। वो हो गया, क्या हुआ कि मकर संक्रांति की बात है, जनवरी 15 तारीख को मकर संक्रांति हुई और उसके अगले ही दिन मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। बट इसके पीछे कारण कुछ बहुत सारे थे, मेरा ऐसा मानना है। एक तो कारण ये था कि वो काफ़ी सालों से पीड़ित थे। उनको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही उनके हाई थे काफ़ी सालों से, मोर देन 10 ईयर्स, 10 सालों से ज़्यादा उनको हुआ था। वो मेडिसिन ले रहे थे, बट उनकी एक बुरी आदत ये थी, पहला कारण ये थी कि वो मेडिसिन को काफ़ी इरेगुलर तरीके से ले रहे थे। कभी वो ले लेते थे मेडिसिन जैसे डॉक्टर ने बोला, कभी उन्होंने चेक किया। मैंने उनको पहले से ही वो बीपी और शुगर चेक करने के लिए मशीन्स दे रखे थे, तो वो मशीन से चेक करते थे। मान लीजिए उनका रीडिंग जो है नॉर्मल आ गया, तो क्या करते थे, वो 2-3 दिन के लिए मेडिसिन नहीं खाते थे। फिर उसके बाद मान लीजिए वो उन्होंने फिर देखा कि ज़्यादा हो गया है या कुछ कम हो गया है, कुछ हुआ है, तो फिर से मेडिसिन खाने लगते थे। तो ये जो एक हैबिट थी वो कई सालों तक उन्होंने दोहराया था मेरे ख्याल से, और उसके वजह से बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ते गया और उसके बाद ये स्ट्रोक आया था। इसके अलावा दूसरे कारण ये था कि मेरे पापा की एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं थी। मतलब वो एक टीचर हैं प्रोफेशनली, तो टीचर की लाइफ नॉर्मली ऐसे रहती है कि घंटों वो बैठते हैं या मैक्सिमम खड़े रहते हैं, जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं होता हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसलिए आप परामर्श करें, आप बात करें अपने कोई फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट से या फिर कोई डॉक्टर से, और उनसे सलाह लें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और अपने हिसाब से कीजिए। तो और तीसरा कारण ये था कि हमारे परिवार में थोड़ा पर्सनल टेंशन भी बिल्ड हो रहा था काफ़ी दिनों से, और वो इस टेंशन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, और हम सब ने मिलके वैसे तो कोशिशें की, बट कुछ लोगों के वजह से, कुछ चंद लोगों ने जिन्होंने इस प्रॉब्लम को और बड़ा प्रॉब्लम बनाया रादर देन सॉल्विंग इट, उस वजह से भी मेरे पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ा था काफ़ी। तो ऐसे कुछ चंद कारणों के वजह से जो उन्हें स्ट्रोक हुआ था। तो आजकल जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, जो मतलब 40s से लेके शुरू करके 50s 60s तक, वो पहली जनरेशन है जो इस तरह के ट्रांजिशन से होके गुजर रही है, क्योंकि उनके पिछले जनरेशन में लोगों को आमतौर पर ऐसे बीपी शुगर के प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनकी काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल रहती थी, जबकि इनकी जो लाइफस्टाइल है काफ़ी बदल गई है। हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं जो लोग एक्टिवली काम करते हैं, जैसे मैंने कहा होगा, बट जो मेजॉरिटी जो है वो जॉब जो करते हैं, मेजॉरिटी जॉब होल्डर्स जो हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो काफ़ी समय बैठ के और काफ़ी समय ऐसे ही इनएक्टिव वे में अपने दिन को, फिजिकली इनएक्टिव वे में अपने दिन को बिताते हैं, जो कि ऐसे छोटी छोटी बीमारियों को पनपने देता है, और ये छोटी बीमारियां बाद में बड़ा रूप ले लेती हैं। शुक्र है उन लोगों का जिन्होंने मेरे पिताजी का बहुत ख्याल रखा, समय पर उन्हें मेडिकल ले आए। ऐसे स्ट्रोक के केस में
इमीडिएट मेडिकल अटेंशन जो होता है जीवन बचाता है। अभी तो वो काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं, खाना पीना उनका ठीक हो गया है, पैरालिसिस भी धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो गया है। मेरी माँ भी एक बीपी शुगर पेशेंट है, तो जब हम हॉस्पिटल में थे, हमें ठीक से रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो कितने रिस्क में हम थे। वहाँ पे मेरे माँ को भी कुछ दूसरे डिजीजेस आ सकती थी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और वहाँ भी मेरे पापा जब ट्रीटमेंट से होके गुजर रहे थे, तब आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में क्या होता है, आईसीयू में दूसरे पेशेंट से काफ़ी बार दूसरे इन्फेक्शंस अपने को आ जाता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। डॉक्टर लोग और नर्स लोग और स्टाफ जो होते हैं वो लोग केयर करते हैं, फिर भी इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो इसलिए हमें उस चंगुल में फंसना ही क्यों है, हमें उसमें उस तरफ जाना ही क्यों है। हमें हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आप ये बात ठान लीजिए। तो बस आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आप अपने बीपी, शुगर और एसिडिटी का ध्यान रखें, एक एक्टिवली लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मॉनिटर करें, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश करें, और बाकी डॉक्टर से आप हमेशा मिलते रहें पीरियडिकली। महीने में कम से कम एक बार आप डॉक्टर से मिलने की या एटलीस्ट बात करने की फ़ोन पे कोशिश करते रहें। आपके जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स लाया करें कि क्या है आपके ब्लड का स्टेटस और क्या है आपके बॉडी का स्टेटस। आपको कुछ तकलीफ है तो उसके बारे में आप डिस्कस करें। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और बच्चों से, मेरी जो बच्चे मेरे उम्र के हों या फिर मेरे से छोटे हों या मेरे से बड़े हों, जिनके माता पिता असहाय हैं, जिनके दादा दादी असहाय हैं, उनको कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, उनको खास करके उनके लिए कुछ बंदोबस्त करें, उनके लिए कुछ जिम्मेदार लोगों को लगाएं, उन उन कैसे भी करके उनके ख्याल रखने का बंदोबस्त करें। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहा, बट मुझे लगता है कि ज़रूरी भी था, और आपको, मेरा ऐसा मानना है कि आपको मैंने अच्छे से ये मैसेज कन्वे कर दिया कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बड़ा बड़ा बम होके फूट जाती हैं और हमारे ज़िंदगी को पूरा तबाह करने में जुट जाती हैं। तो ये अभी जो समय चल रहा है, ये कोरोना का भी समय चल रहा है, कोरोना से भी बच के रहिए, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ों से भी बच के रहिए। और ख़ास करके जिन्हें बीपी शुगर है, एसिडिटी है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए घर में। तो बस यही है अभी आज के लिए इस वीडियो में। धन्यवाद आपको मैं देता हूँ आपके इस पेशेंस के लिए। आपने सुना मुझे। नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू।